Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Reaction of metals with oxygen, ये थी हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। एक बार फटाफट से इसका एक रिव्यू लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन में हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए मैं किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे सबसे पहले हमने देखा कैल्शियम के सोडियम और पोटेशियम के बारे में। तो सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, पोटेशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। और फिर हमने इन दोनों के ऑक्साइड्स को स्टडी करा तो इन दोनों के ऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलकर Na2O, वो जब वाटर के साथ मिलेगा तो NaOH बनाएगा। इसी तरह से K2O जब वाटर के साथ मिलेगा तो वो KOH बनाएगा। ये इनके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, एल्कली बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने अगला जो मेटल देखा था वो था मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो सही। लेकिन वो एक पार्शियल रिएक्शन होता है कि वो पार्शियली एल्कली में कन्वर्ट होता है, पार्शियली वो MgOH वाइज में कन्वर्ट होता है, पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद में मैंने एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम का कि जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि वो जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस और वाटर बना देगा, बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनाएगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है। उसके बाद मैंने अगला एग्जांपल लिया था, अगला मेटल था जिंक। तो जिंक भी जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो जिंक ऑक्साइड बना देता है। जिंक ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज अगेन ये वो ऑक्साइड होता है जो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला एग्जांपल लिया था बेटा आयरन का। तो आयरन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ में। हाँ, अगर आयरन का जो पाउडर होता है यानी कि आयरन फिलिंग्स को अगर फ्लेम पर, आग की फ्लेम पर अगर स्प्रिंकल कर दिया जाए तो वो विग्रसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो बर्न करता है बहुत अच्छे से। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था कॉपर का कि कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ में बर्न करता है, बट इट बर्न्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। जब आप बहुत देर तक गर्म करते रहोगे तब जाकर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने सारे एग्जांपल्स, सारे रिएक्शन ये हमने देखे थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन में। अब उसके बाद में सेकंड देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, इसका भी बेसिक सा आप पता समझिए कि जब मेटल वाटर में ऐड करके मेटल और वाटर का रिएक्शन कराते हैं, मेटल प्लस वाटर, metal plus water gives metal hydroxide metal plus water gives metal hydroxide plus hydrogen। सेकंड है metal plus water gives metal oxide प्लस हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, दो तरीके के रिएक्शन होते हैं इसमें कि अगर मेटल का हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है।
या फिर अगर मैं मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये भी मिलता है। ठीक है, तो जरा इनके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम देखे थे ना, सारे के सारे मेटल्स के वन बाय वन कर करके, तो वन बाय वन सारे के सारे मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करके देखेंगे कि क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे हमने पहले भी देखा था पोटेशियम का, तो पोटेशियम का रिएक्शन देखेंगे। पोटेशियम, पहला है पोटेशियम के प्लस H2O, K plus H2O gives KOH, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। ठीक है, वायलेंट रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि पोटेशियम जो है ना, यानी कि ये जो के है, ये वाटर के साथ बहुत वायलेंटली, बहुत बुरी तरीके से, जैसे एकदम से बहुत तेजी से इसमें रिएक्शन होता है। ठीक है, तो H2O, यहाँ पर जो हम पानी लेते हैं बेटा, ये लेते हैं ठंडा, कोल्ड वाटर। इसी तरह से अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हम जनरली जो मेटल्स के एग्जांपल शुरू करते हैं वो सोडियम से और पोटेशियम से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा कि जैसे ये तो हो गया पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो मेरे को मिल गया KOH प्लस H2 प्लस हीट। और इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये वायलेंटली रिएक्शन होता है। वायलेंट रिएक्शन मतलब बड़ी तेजी से रिएक्शन होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं जी। दूसरा हमारा फिर वही है सोडियम। अब हम सोडियम की बात करेंगे, तो सोडियम में देखिएगा, सोडियम वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन वाटर जो होता है वो मेरा ठंडा पानी होता है। ठीक है, ये ठंडे पानी के साथ, ठंडा मतलब एक तरह से समझ लीजिए जैसे चिल्ड पानी हो एकदम, उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2 प्लस हीट, ये रिएक्शन होता है VIGOROUS। ये होता है विगरस रिएक्शन। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं आप लोगों को भेज ही दूंगा, बस आप समझते चलिए। ठीक है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सारे रिएक्शंस जो हैं, सारे रिएक्शन को सीक्वेंशियली आप लोगों को यही लर्न करवा दूं क्लास में। ठीक है, तो जरा देखिएगा ओके सर। इसमें हम क्या करेंगे। ये जो पहला है K प्लस H2O। तो हमने जनरल रिएक्शन देखा क्या होता है कि मेटल पानी के साथ मिलता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो K जो है वो H2O के साथ में मिला, और H2O के साथ में मिलकर इसने क्या बना दिया, इसने H2O के साथ में मिलकर बना दिया KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। उसके बाद मैंने कहा कि इसने इसके साथ में रिएक्शन करा बहुत वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब क्या है कि बहुत तेजी से, मतलब जैसे ही हमने उन दोनों को ऐड करा तो एकदम से रिएक्शन हो गया। बताइए जी, अनमोल समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सोडियम ने जब रिएक्शन करा तो इसने करा विगरसली, विगरस रिएक्शन मतलब इसने भी बड़ी तेजी से रिएक्शन करा। लेकिन वायलेंट रिएक्शन क्या होता है, बहुत खतरनाक रिएक्शन। विगरस क्या होता है कि वायलेंट से थोड़ा कम खतरनाक होता है। ये भी खतरनाक है, खतरनाक मतलब कि जैसे ही सोडियम वाटर में ऐड होगा एकदम से रिएक्शन हो जाएगा, बड़ी तेजी से रिएक्शन हो जाएगा और NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ हीट जो लिबरेट होगी। उसके बाद देखिएगा ये दो हो गए। अच्छा, इसके बाद देखिए तीसरा कैल्शियम। अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ बेटा कैल्शियम का। तो कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है, बल्कि हीट हटा दीजिए, इसमें जो है वो हीट नहीं होती, इसमें हीट लिबरेट नहीं होती।
तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये जो H2O है, ये जो हमारा है, ये है कोल्ड वाटर। तो ये जो रिएक्शन होता है बेटा, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या है कि रिएक्शन का जो खतरनाक लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वॉयलेंट रिएक्शन हुआ, पोटेशियम का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ में, वॉयलेंट रिएक्शन KOH प्लस H2, तो पोटेशियम यानी कि K का, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट, ये सब कुछ सेम है। तो पहले वॉयलेंट रिएक्शन, फिर विग्रस रिएक्शन, फिर उसके बाद नॉर्मल, मतलब नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, कोई वॉयलेंटली या विग्रसली रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये कैल्शियम हो गया। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस H2 बना, लेकिन हीट लिबरेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये वॉयलेंट है, ये विग्रस है, तो यहाँ पर हीट लिबरेट होगी, लेकिन ये नॉर्मल है, मतलब ये शांति से कर रहा है रिएक्शन, आराम से रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हीट लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, अनुभव समझ रहे हो? अनुभव समझ रहे हो? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर हमने H2O कोल्ड ही क्यों लिया? दोबारा बताओ। H2 सर हमने पानी ठंडा ही क्यों लिया? आ रहा हूँ मैं, अभी एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम में आप H2O, आप H2O ले लो, ठंडा पानी ले लो, ठंडा मतलब बर्फ वाला पानी, ठंडा चिल्ड एकदम जिसको कहते हैं, तो वो वाला पानी आपने ले लिया और आपने फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करी। ठीक है, वो रिएक्शन ही नहीं होगा, वो रिएक्शन ही नहीं होगा। अब ये वही वाली चीज है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास शुगर है और शुगर को मैंने ठंडे पानी में ऐसे ही डाल दिया, तो शुगर घुलेगी नहीं। जब तक मैं बहुत देर तक उसको स्टिर नहीं करता रहूंगा, घुमाता नहीं रहूंगा, घुमाता नहीं रहूंगा, तब तक वो उसमें घुलेगी नहीं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरा पानी गर्म है और गर्म पानी में मैंने शुगर को डाल दिया, फटाफट घुल जाएगी एकदम, आपको स्टिर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही चक्कर यहाँ पर है कि ये जो पोटेशियम होता है, ये इतना रिएक्टिव होता है कि आपने बर्फ के जैसा ठंडा पानी ले लिया तब भी रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि बर्फ के जैसा ठंडा पानी ले लिया तब भी रिएक्ट कर जाएगा। कैल्शियम इतना रिएक्टिव है कि ये बर्फ के जितना ठंडा पानी ले लिया तो भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में उतनी ताकत नहीं है। तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, सीक्वेंस समझना। पहले तीनों केसेस में वाटर कोल्ड था, पहले में वायलेंट रिएक्शन था, दूसरे में विग्रस रिएक्शन, तीसरे में नॉर्मल रिएक्शन, चौथे में ठंडा पानी लोगे रिएक्शन ही नहीं होगा। तो पानी अगर गर्म लेंगे तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल जाएगा। सर समझ नहीं आया। अभी बता रहा हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये ऐसा होता है कि जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना किसी भी चीज का, तो हम ये देखते हैं कि वाटर की भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक तो हो गया कि गर्म पानी, एक हो गया ठंडा पानी, एक हो गया बहुत गर्म पानी। बहुत गर्म पानी का मतलब लगभग लगभग अगर मैं उसको ज्यादा गर्म कर दूं तो शायद वो स्टीम में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन को हमें फास्ट करना होता है ना, तो हमें टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में नीचे बर्नर लगाता हूँ टेस्ट ट्यूब के नीचे। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी चीज को हम हीट अप करते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो ये समझाने की कोशिश है कि अगर पोटेशियम की बात करी जाए तो वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, उसको गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए? यस बताइए, सर। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे ही सोडियम जो है वो ऐसा रिएक्टिव मेटल है कि वो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, एकदम घुल जाएगा, आपको हीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिमिलरली कैल्शियम भी। ठीक, अच्छा, इन दोनों केसेस में हीट जनरेट होगी, इस केस में हीट जनरेट नहीं होगी, थर्ड केस में। फिर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम में क्या होता है कि ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो अब मैंने क्या करा, अब मेरा जो वाटर है, अब मेरे को वाटर भी धीरे धीरे गर्म करना पड़ रहा है। तो अब मैं मैग्नीशियम का जब मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, उसके बाद हम ये एक्सक्यूज मी कहेंगे। सर। हाँ जी, सर तो फिर वाटर की जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो वाला स्टेज नहीं आएगा?
वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, Yes, sir. वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर जो है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कभी भी मैं किसी की उसकी बात करता हूँ ना, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोल्ड वाटर बोल रहा हूँ, तो कोल्ड वाटर का मतलब ही ये है कि हमने इसमें टेम्परेचर डिफाइन नहीं करा वाटर का। ठीक, हमने ये कह दिया कि कोल्ड वाटर है, मतलब हम इसको गर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ठंडा भी हो सकता है, ये कम ठंडा भी हो सकता है, बस ये गर्म नहीं होगा। और इस रिएक्शन में मुझे हीट भी करने की जरूरत नहीं, ये ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। मतलब मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो ठंडा पानी है, वो ठंडे के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। Yes, sir. Okay. उसके बाद हमने कहा कि अब मैंने पानी को गर्म कर दिया, तो पानी को मैंने कितना गर्म करा ये मैंने टेम्परेचर यहाँ भी नहीं बताया, थोड़ा सा कर दिया गर्म, थोड़ा सा गर्म कर दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर जैसा आपके दिमाग में अभी सवाल आया है, तो ऐसा जो सवाल है वो हमारे दिमाग में भी आया। हमने भी सोचा कि इसको जरा और ज्यादा गर्म करके देखते हैं। कितना गर्म भाई, बहुत ज्यादा गर्म कर दो कि वाटर का स्टीम बना दो। चलिए ठीक है, तो हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन अब हॉट वाटर के साथ, वो कोल्ड के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है। मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया, नाउ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब ये स्टीम की फॉर्म में है, तो अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ गए। तो मैग्नीशियम के केस में हमारे दो रिएक्शन है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है, गर्म के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। और बहुत गर्म यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मैं स्टीम भी बोलता हूँ तो भी वाटर की ही फॉर्म है ना वो, तो इसीलिए मैंने लिखा H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। H2O इन इट्स स्टीम फॉर्म, वेपर फॉर्म, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, अब जरा देखते हैं, अगली बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। सर, हाँ जी बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल प्लस वाटर हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऑक्साइड बनाता है, मतलब कि कुछ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल सही, यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब हम धीरे धीरे उन कुछ मेटल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो गर्म पानी के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और अगर स्टीम के साथ करें उसको रिएक्ट तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। फिर अगला बात करते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है, ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता, ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता। एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो एल्यूमिनियम प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम क्या बनाएगा, याद रखना, वाटर जब भी अपने स्टीम वाले फॉर्म में होता है, तो वाटर जब भी स्टीम वाले फॉर्म में होता है तो ऑक्साइड ही बनता है। तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3 प्लस H2। बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. सर, Yes, उसके sir. बाद बात करते हैं जिंक की। अब आ जाओ जिंक पर। जिंक जो है, जिंक ना ठंडे के साथ रिएक्ट करता, ना गर्म के साथ रिएक्ट करता, ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वाटर जहां भी अपनी स्टीम वाली फॉर्म में आ गया तो मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा, ZnO प्लस H2। और दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको, नोट्स में भेज दूंगा। हमने हर एक रिएक्शन में, मैं किसी भी रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग अगर देखी जाए तो यहाँ एल्यूमिनियम के 2 एटम है तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन के 3 है तो मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन के 2 3 या 6 है तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि बैलेंसिंग आप अपने आप कर लेंगे। बताइए बेटा, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, दीपांशी, दिवस, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम आयरन की। आयरन आयरन तो वैसे ही बड़ा जिद्दी मेटल है, आयरन के साथ कैसे रिएक्शन होगा, वो तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं था, तो वाटर के साथ तो क्या रिएक्ट करेगा। चलो देखते हैं, आयरन का भी इलाज करते हैं जरा।
अब बात करते हैं आयरन की। ये जो आयरन है इसको ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए डाल दिया, भाई साहब रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। गर्म पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए डाल दिया, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। स्टीम के साथ रिएक्ट करने के लिए डाल दिया, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अब क्या करें इसका? हमने कहा भाई हमने ठंडे पानी के साथ कर दिया, ठंडे पानी को गर्म कर दिया, तब भी नहीं कर रहा है। उसको इतना गर्म कर दिया कि उसका स्टीम बना दिया, तब भी लोहे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर हमने क्या करा, अब ये कहते हैं कि भाई अब तो फिर लोहे का ही कुछ करा जाए, आयरन का ही कुछ करा जाए। तो आयरन को इतना गर्म कर देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि वो लाल रंग का हो जाए। तो इसको बोलते हैं रेड हॉट, रेड हॉट आयरन। लोहे को इतना गर्म कर दिया कि लाल रंग का हो गया। लाल रंग का मतलब ये है कि अब वो पिघलने वाला है बस। लाल रंग का जब लोहा होता है तो उसके बाद उसकी शेप को आप मोड़ सकते हो, लोहे को सॉफ्ट हो जाता है लोहा, ठीक है। तो रेड हॉट आयरन का रिएक्शन आप कराएंगे स्टीम के साथ, ठीक है। और तब आपका बनेगा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, Fe3O4 प्लस H2। बताइए सब बच्चों को क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी नया रिएक्शन करते हैं तो नया रिएक्शन करने के बाद में लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे सातवां रिएक्शन करा तो फिर से पहले रिएक्शन पर आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा, इसका रूल क्या था, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बस इतना। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। और ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ वेरी वायलेंट रिएक्शन। फिर बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है प्लस हीट लिबरेट होती है एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ विगरस रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हमारा आता है अगला मैग्नीशियम, ठीक। तो जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम से पहले कैल्शियम। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ जब होता है तो वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो विगरस या वायलेंट रिएक्शन नहीं होता। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन हीट लिबरेट नहीं होगी यहाँ पर बिकॉज ये एक नॉर्मल रिएक्शन। फिर उसके बाद हमारा अगला चौथा आता है, चौथे में हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो हमने क्या करा, हमने पानी को गर्म कर दिया। तो गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हीट लिबरेट यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद हमने कहा कि चलो पानी को और ज्यादा गर्म करो, पानी का स्टीम बना दो। पानी का स्टीम बना दिया। अब मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चार रिएक्शन समझ में आ गए सभी बच्चों को? यस सर। फिर उसके बाद यस सर। मैग्नीशियम के बाद में हमने केस लिया था, यस सर। हाँ जी, एल्यूमिनियम का केस लिया था। तो एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता ना गर्म पानी के साथ, सीधा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा यहाँ पर वाटर जब स्टीम की फॉर्म में होता है तभी मेटल ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम के बाद अगला एग्जांपल लिया हमने जिंक का। जिंक जब स्टीम के साथ, वो भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, गर्म के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो एल्यूमिनियम को जिंक को भी जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, लोहे की, आयरन की। तो आयरन में यही पंगा है कि आयरन ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ ना स्टीम के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो हमने क्या करा, लोहे को गर्म करते 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 रेड हॉट कर दिया। तो रेड हॉट आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक है। ये करने के बाद में अब एक्सक्यूज हम मी बात सर, करते हैं, हाँ जी बेटा बताइए। सर जो वाटर वेपर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो भी तो वाटर का ही पार्ट होता है, तो उससे तो आयरन रिएक्ट कर लेता है। हाँ, वो जब आयरन रिएक्ट करता है ना तो आयरन जो है वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है बस। हम ये कह रहे हैं कि हम पूरे के पूरे, तो वो क्या हो गया, वो एक पार्शियल रिएक्शन हो गया, दैट इज नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन। और वो बेटा एकदम से नहीं होता,
उसमें बहुत टाइम लगता है। आपने आयरन को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया और उसमें ऑक्सीजन भी है एटमॉस्फेयर में और थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर भी है, तो आयरन के ऊपर बस एक लेयर पर रस्टिंग हो जाती है, पूरा लोहा खराब नहीं होता। और पूरे लोहे को खराब होने में पता है 8-10 साल लग जाते हैं, समझ रहे हैं? तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो ऐसा रिएक्शन चाहते हैं जिसमें अभी के अभी कुछ ना, मतलब अभी के अभी कुछ भी प्रोडक्ट बन जाए पूरा कंप्लीट। ठीक है, ओके सर। समझ गए? अब इसके बाद बात करेंगे बेटा, जब हमने सारे के सारे मेटल देख लिए, अब जरा बात करो कॉपर की। तो कॉपर कैसे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? बताओ कॉपर का करेगा नहीं। मैं कॉपर का रिएक्शन ही नहीं बता रहा हूँ कोई भी। वाटर करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा ये बता दो। तो क्योंकि वो ऊपर से नीचे चल रहा है तो मे बी अब इस बार करे ही ना। अरे नहीं 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 नहीं, अब ज्यादा ना सर क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है अरे कॉपर से। चुप रहो, और बताओ सोच कर बताओ। मैं कॉपर का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ, वाटर के साथ। भाई अगर अगर कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करने लगे, आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे आयुर्वेदिक चैनल्स पर दिखाते हैं, बहुत सारे जो योगा करने वाले लोग होते हैं वो कॉपर वेसल में पानी पीते हैं। ठीक है, अगर कॉपर आयरन, अगर कॉपर जो है सर पानी के साथ रिएक्ट करने लगे तो नया कंपाउंड कोई बन जाएगा, फिर मैं पानी कैसे पीऊंगा? तो कॉपर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। हाँ जी बताइए। सर क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। हाँ हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, कॉपर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए कॉपर वेसल में हम आराम से पानी पी सकते हैं। नहीं तो अगर हम कॉपर के अंदर रखकर पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो वो रिएक्ट करने लगे पानी के साथ में, कॉपर अगर वाटर के साथ रिएक्ट करने लगे तो कुछ भी कंपाउंड ऐसा बन सकता है जो कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, तो फिर वो पानी पानी नहीं रहेगा, वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। तो जब हम कॉपर के अंदर रखकर पानी पीते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत सेफ होता है, क्योंकि वो कॉपर के साथ पानी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। बताइए सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस ये सर। हमारे सारे रिएक्शन थे, यस सर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, अब जैसे आपने ये कर लिया तो पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर कर लिया तो एक बार आप आंख बंद करके अपने आगे से, आंखों के आगे से नोट्स हटाकर और फिर एक बार मन मन में आप रिवाइज करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन में हमने क्या क्या रिएक्शन देखे थे। ठीक है, तो अगर 7, 8 या 9 जितने भी रिएक्शन थे उनको एक बार आप मन मन में रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर इसको भी आप सीक्वेंशियली रिकॉल करेंगे, फिर तीसरे वाले टाइप पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप एक कदम आगे बढ़ो और बढ़ने के बाद में पीछे के जितने भी कदम है एक बार उन सबको रिवाइज कर लो। कदम समझ गए ना? हर्षिका क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, कार्तिक, कार्तिक मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए जी, कृष्णांशी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, चलिए जी, तो दो टाइप के रिएक्शन हो गए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब तीसरी टाइप का रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये देखिए। बस 1 मिनट रुकिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ। चलिए जी, फिर अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, थर्ड टाइप का रिएक्शन।
Reaction of metals with dilute acids. इसमें देखिएगा मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो डाइल्यूट एसिड्स में हाइड्रोजन तो होता ही है, तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड्स में से। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो बनता क्या है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, ये ऐसा बनता है मेटल प्लस dilute acid sorry metal plus dilute acid gives metal salt, metal का salt plus hydrogen plus hydrogen। ये तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिएगा एक एक करके एग्जांपल उठाते हैं। ठीक, अलग अलग मेटल्स के, और हम उठाते हैं जो हमारा मोस्ट फेवरेट एसिड है HCl। हम HCl के साथ करेंगे सारे रिएक्शन। देखिएगा सबसे पहला जो रिएक्शन है वो मैं उठाता हूँ इसका सोडियम का। सोडियम का रिएक्शन देखते हैं। तो सोडियम प्लस HCl डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। तो मैं समझ ही गया जब ये डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2। बताइए समझ में आया कि नहीं। सोडियम ने HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। लक्ष्य है, क्लियर है? यस सर। लक्ष्य राजपूत तुम्हें क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा उठाते हैं एग्जांपल। मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा HCl के साथ में। जब मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा HCl के साथ में तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। इक्वेशंस को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस आप करोगे। ठीक, दो रिएक्शन ये हो गए। नव्या क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। उसके बाद देखेंगे, अब मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम मेटल, अब इसके बारे में थोड़ा सा है जो समझाता हूँ, समझना। एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट reacts slowly with dilute hydrochloric acid due to the presence of tough protective layer of aluminium oxide on its surface। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की टफ लेयर जम जाती है। ठीक, तो जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो पहले जो है एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा सा ना स्लोली रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जमी रहती है, तो पहले वो ऑक्साइड लेयर ही लगातार उसके साथ रिएक्ट करती रहती है HCl के साथ। एंड वंस दैट लेयर इज रिमूव्ड, जैसे ही वो लेयर जो ऑक्साइड लेयर है जो एल्यूमिनियम के ऊपर जम गई है, जैसे ही वो लेयर रिमूव हो जाती है, तो फिर जो फ्रेश एल्यूमिनियम है, ऊपर से एल्यूमिनियम के ऊपर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो गई बिकॉज ऑफ HCl। तो फिर जो फ्रेश एल्यूमिनियम है दैट गेट्स एक्सपोज्ड टू HCl, वो जो फ्रेश एल्यूमिनियम है वो मिल जाता है HCl को, तो फिर उसके बाद बड़ी तेजी से रिएक्शन हो जाता है। तो यही है, मैं आपको इसको बोलकर समझाता हूँ। एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट reacts slowly with dilute hydrochloric acid due to the presence of a tough protective layer of aluminium oxide on its surface। But when the thin outer oxide layer gets dissolved in acid, जब वो acid में dissolve हो जाती है, then fresh aluminium metal is exposed which reacts rapidly with dilute HCl। ठीक है, तो जब भी कभी एल्यूमिनियम के रिएक्शन के बारे में पूछे तो आप ये जरूर बता देना कि शुरुआत में वो स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एल्यूमिनियम लेयर जो है ऑक्साइड की जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाती है एसिड में, फिर वो रैपिडली रिएक्ट करता है। प्रांजल समझ में आ रहा है? प्रांजल क्लियर है? फिर ये वाला फिर से बता दो। दोबारा बताता हूँ। एल्यूमिनियम जो होता है ना, वो सिर्फ एल्यूमिनियम की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर जम जाती है Al2O3। ठीक, तो क्या होता है कि जब डाइल्यूट HCl के अंदर मैंने एल्यूमिनियम को डाला तो क्या होता है कि उस मतलब एल्यूमिनियम जो है वो तो अंदर है,
क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल पर चारों तरफ ऑक्साइड लेयर जमा हो गई। अब जो HCl है वो उस ऑक्साइड लेयर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो जो ऑक्साइड लेयर होती है ना बाहर की, वो तो एल्यूमिनियम में वो तो HCl में डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे ही वो ऑक्साइड लेयर डिसॉल्व हो गई, यानी कि अब एल्यूमिनियम के ऊपर से ऑक्साइड लेयर हट गई और वो एसिड में डिसॉल्व हो गई, तो अब जो एसिड है, अब सिर्फ एसिड है और एल्यूमिनियम है, फ्रेश एल्यूमिनियम, क्योंकि ऑक्साइड लेयर अब रिमूव हो गई। तो अब फ्रेश एल्यूमिनियम और एसिड वो आपस में रिएक्ट करके ये बना देते हैं, Al plus HCl gives AlCl3 plus H। ठीक है? सर यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, पहले नहीं। वो वाली और फिर ना ये? ना ना, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो हमने बता दिया कि जब भी कभी ऐसा रिएक्शन आएगा तो 2-3 लाइन है, ये मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है, ये लाइंस पहले मेंशन कर देना, उसके बाद ये रिएक्शन है, वो डबल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके सर। चलिए जी, रुचिर क्लियर है? सर हाँ जी बेटा बताइए। सर ये Al2O3 की जो लेयर होती है वो टफ और प्रोटेक्टिव होती है? हाँ, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो एल्यूमिनियम को खराब नहीं होने देती। एक्सक्यूज मी सर, वो नेचुरली एल्यूमिनियम के ऊपर जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। हाँ जी बताइए। सर मतलब जैसे हम मैग्नीशियम रिबन से सैंड पेपर करके हटा देते थे, वैसे हम एल्यूमिनियम से नहीं हटा सकते? नहीं, एल्यूमिनियम से इस तरह से नहीं हटा पाएंगे। एल्यूमिनियम के ऊपर, मतलब एल्यूमिनियम को एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, लेकिन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर वो जमा हो जाती है, और वो जमा होकर एल्यूमिनियम को खराब नहीं करती। जैसे मान लीजिए आयरन होता है, तो आयरन के ऊपर तो जो आयरन ऑक्साइड की लेयर जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, वो तो आयरन को थोड़ा कमजोर कर देता है, लेकिन जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर जम जाती है तो उससे एल्यूमिनियम और मजबूत हो जाता है, तो इसलिए वो प्रोटेक्टिव लेयर मानी जाती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता एल्यूमिनियम का। समझ गए? ओके सर। वो एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देती है। बताइए रुचिर, समझ गए? यस सर। श्योर है? क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ठीक है जी, तो मैंने सोडियम देखा, मैग्नीशियम देखा, अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के बाद अगला मेटल है जिंक। तो जिंक यानी कि Zn जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सीधा सीधा ZnCl2 प्लस H। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे ही हो जाता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं, पहले में दूसरे में कोई कंडीशन नहीं, चौथे में कोई कंडीशन नहीं, तीसरे में बस कंडीशन थी कि शुरुआत में एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर होती है, पहले वो रिएक्ट करती है HCl के साथ, जब वो रिमूव हो जाती है फिर फ्रेश एल्यूमिनियम गेट्स एक्सपोज्ड टू HCl, फिर फ्रेश एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बना देता है। फिर पांचवा रिएक्शन है बेटा आयरन का। तो आयरन का रिएक्शन क्या है? Fe plus HCl gives FeCl2 plus H2। FeCl2 plus H2। बस इसमें साइड में ये लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। रिएक्शन तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। फिर छठा, कॉपर प्लस HCl, बताइए क्या मिलेगा? श्रीजा बताओ क्या मिलेगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी सर। रीजन क्या है? So because copper come reactive as compared to hydrogen. बिल्कुल सही। ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर का कोई भी रिएक्शन HCl के साथ नहीं होगा। विदुषी और यश बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम बात करें, बाकी ये तो हमारा एक एसिड था, हमने HCl की बात करी, अगर मान लीजिए हम दूसरे एसिड की बात करते हैं, दूसरा एसिड जो हमारा ये है H2SO4, अगर मान लीजिए मैं H2SO4 की बात करने लगूं तो कैसे होगा? तो रिएक्शन तो यही है, मेटल्स भी सारे के सारे यही हैं,
बस एक अंतर आ जाएगा कि यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ सारे के सारे मेटल का क्लोराइड बन रहा है बिकॉज मैं HCl के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता हूँ Na का, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, Na2SO4 कैसे हो गया, सवाल ये उठता है। तो सीधी सीधी बात है, बस याद रखना हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ होती है और सल्फेट यानी कि SO4 की वैलेंसी 2- होती है। ठीक, तो इसी वजह से सोडियम की वैलेंसी 1+, सल्फेट की वैलेंसी 2-, तो Na2SO4 बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड है मैग्नीशियम, Mg+H2SO4, फिर वही चीज SO4 की वैलेंसी 2- होती है और Mg की वैलेंसी 2+ होती है, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, MgSO4। बेटा समझ रहे हैं ना ये चीज आप? यस सर। अर्पिता क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, पार्थ अग्रवाल समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, देवशी क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम सारे के सारे रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन मान लो हम H2SO4 के साथ करते हैं, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो SO4 को तो लिख देंगे एल्यूमिनियम के साथ Al2SO3 SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसी की तरह से अगर मान लो जिंक को कराएं H2SO4 के साथ, जिंक की वैलेंसी 2+ होती है और SO4 की वैलेंसी 2-, ZnSO4 + H2। उसके बाद देखिएगा आयरन का रिएक्शन अगर करा दें, तो आयरन की वैलेंसी भी 2+ होती है और SO4 की 2-, FeSO4 हो गया। फिर छठा रिएक्शन देखिए कॉपर + H2SO4, तो इसकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसके बाद Yes, sir. हम ये बात करते हैं कि ये मैंने सारे रिएक्शन देख लिए HCl के साथ में, H2SO4 के साथ में। अब मैं बात करता हूँ कि भाई हमारा एक एसिड रह गया नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड की बात और करते हैं जरा। नाइट्रिक एसिड कैसे पीछे रह गया, तो जरा नाइट्रिक एसिड में देखते हैं। देखिएगा क्या होता है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब भी कोई मेटल किसी भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। हर केस में क्या हो रहा है, हर एक केस में आप देखिए H2 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 सब में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ठीक, एज सून एज, और होता क्या है ये रीजन बता देता हूँ। जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है इसके साथ में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है या नहीं होती, तो आप कहेंगे होती तो है, लेकिन जैसे ही वो इवॉल्व, जैसे ही वो प्रोड्यूस होती है, तभी के तभी वो HNO3 के साथ में डबल रिएक्ट कर जाती है। क्या होता है, as soon as the hydrogen gas is formed in the reaction between metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। ये खास प्रॉपर्टी होती है HNO3 के साथ में जब रिएक्शन होता है ना मेटल्स का, तो मेटल्स जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है, लेकिन प्रोड्यूस होते ही वो HNO3 के साथ में रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करके वाटर बना देती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में
मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रिएक्शन है, एक मैंगनीज का और एक मैग्नीशियम का। ठीक है, बताइए कि मेरी बात समझ में आ गई रुद्रांश? Yes, sir. बिल्कुल सर। ठीक है, नो तो सर, नहीं आई समझ में? सर मैंने ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं, दोबारा से ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन ये होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो HNO3 का हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है ना नाइट्रिक एसिड का, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन as soon as the hydrogen gas is released, हाइड्रोजन गैस रिलीज होते के साथ ही HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाती है और वाटर बना देती है। समझ गए? जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो रिएक्शन में तो पहले से ही HNO3 मौजूद है, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देती है। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर बट HNO3 तो रिएक्शन के बाद वो लेफ्ट साइड पे है ना, तो और H2 तो मतलब H2 तो देखो राइट ऐसा साइड होता है। है, मेरी बात समझिए, इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो रिएक्शन एक तो होता है कंप्लीट रिएक्शन, एक होता है पार्शियल रिएक्शन। पार्शियल रिएक्शन ये ऐसा होता है कि जैसे टेस्ट ट्यूब है कोई भी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए जिंक पड़ा हुआ है, जिंक के टुकड़े पड़े हुए हैं छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स। आपने क्या करा, आपने इसमें डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपने इसमें ऐड कर दिया। आपने डाइल्यूट HNO3 इसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्या होगा भाई, HNO3 भी तो इसके अंदर ही रहेगा। तो क्या होगा कि पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, धीरे धीरे जैसे ही हाइड्रोजन बननी शुरू होती है ना, हाइड्रोजन जिंक और एसिड, देखिए मेटल और एसिड, जब भी मेटल और एसिड मिलेगा तो मेटल सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन बनने लगेगा। तो क्या होता है, हाइड्रोजन बनना शुरू होता है, तो जैसे ही वो शुरू होता है तो उसके अंदर HNO3 अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया, तो HNO3 फिर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? HNO3 यस हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो वाटर बनाना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? तो इस वाले रिएक्शन में क्या होगा कि मेरे पास सॉल्ट तो बनेगा ही, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो यहाँ पर HNO3 अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाने लगता है। तो ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, ये पार्शियल रिएक्शन होता है। तो इसलिए हम HNO3 के रिएक्शंस को पढ़ते नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर HNO3 को आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब उसमें अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे, उस केस में वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना देंगे, और वो भी सिर्फ पर्टिकुलरली दो मेटल्स के साथ करता है ऐसा। वो दो मेटल्स कौन कौन से हैं, एक तो मैग्नीशियम और एक मैंगनीज। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा H2SO4 के साथ सारे मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं कॉपर को छोड़कर, HCl के साथ सारे मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं कॉपर को छोड़कर, HNO3 के साथ सिर्फ दो मेटल्स रिएक्ट करेंगे, एक तो मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम करेगा HNO3 के साथ रिएक्ट, क्या बन जाएगा, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। और इसी तरीके से दूसरा है हमारा मैंगनीज, Mn प्लस HNO3, ये बन जाएगा MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये दो रिएक्शन होते हैं HNO3 वाले। बताइए सभी बच्चों को ये सारे रिएक्शन क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. मैंने Yes, sir. काफी हद तक कोशिश करी है कि आपको ये रिएक्शंस जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने काफी हद तक कोशिश करी है। अब आपको क्या करना है, टोटल मैंने शायद आपको आई थिंक 9 पेज नंबर 9 तक भेज दिया था या 8 तक भेजा था नोट्स। Yes, sir. भेजा था। 9 तक। पेज नंबर 9 तक भेजा था। अब मैं आपको 3 पेजेस आगे 9 और भेजूंगा। हाँ, मैं आपको आगे के 3 पेजेस और भेजूंगा, तो टोटल 12 पेजेस हैं। इन 12 पेजेस में
जितने भी रिएक्शन हैं, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, ये सारी आप लोगों को लर्न करनी है। आप लोगों का आज का होमवर्क यही है। और कल शुरुआत के 15 मिनट में पहले मैं रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछूंगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? और आप लोग प्रिपेयर रहना कि आप लोगों की 1 बाय 1 में वीडियो ऑन करवा के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो देयर विल बी एन ओरल टेस्ट। इस चीज का ध्यान रखना। और ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत के 15 मिनट में हो सकता है बीच के 15 मिनट में हो सकता है लास्ट के 15 मिनट में हो। तो इसलिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि वो किसी भी तरीके से बच जाएगा। पूरे चैप्टर में सर? सवाल जरूर पूछूंगा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। सारे के सारे बच्चे जो मैं आपको 12 पेजेस भेजे, मैंने 9 तक भेजे हैं आपको, आगे के 3 पेजेस आज भेज दूंगा, तो वो आपको अच्छे से रिवाइज करके रखना है। मैं बीच में से कुछ भी पूछूंगा, ठीक है? चलिए जी, तैयार रहिएगा, कल मिलते हैं फिर। सर जो अब तक चैप्टर पढ़ाया उसमें से ना? हाँ जी, जो अब तक चैप्टर पढ़ाया नोट्स में से ही पूछूंगा, कुछ इधर उधर से नहीं पूछने वाला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बताइए। सर आप टेस्ट परसों ले लो। ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यस सर, मेरा कल एग्जाम है। ठीक है, जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम हो मेरे को व्हाट्सएप कर दे, बाकी बच्चों का टेस्ट कल ही होगा। सर मतलब कैसे कैसे लोगे आप टेस्ट? ओरल टेस्ट है ना, बताओ तो हूँ मैं। सर ओरल तो में आपसे कोई एक क्लास में ही लोगे? क्वेश्चन पूछूंगा, सर क्लास में ही लोगे आप टेस्ट? क्लास के दौरान ही। क्लास के सर दौरान वीडियो ही ऑन करके। हाँ जी, सर वीडियो ऑन करके। हाँ हाँ, वीडियो ऑन करवा के एक एक जिस बच्चे का नाम लूंगा उस बच्चे की वीडियो ऑन होगी कल। सर नहीं सर, परसों ले लो फिर टेस्ट। कोई बात नहीं, तुम्हारी जो प्रॉब्लम हो वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं ओके घर पर सर। आपके पेरेंट्स से भी बात कर लूंगा जी इसको ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये बता नहीं पाया, ओके सर। ठीक है? सर मेरे को बस इतना है कि मतलब अच्छी तरह लर्न करने के लिए परसों तक चाहिए। कोई बात नहीं, आप परसों कर लो, आप परसों कर लो। मैं जो भी जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम हो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उस बच्चे से नहीं पूछूंगा। सर जो आज पढ़ाया है तो वो भी पूछोगे आप? वो भी वो भी पूछूंगा। मैं टोटल 9 पेजेस आपको भेज चुका हूँ, मैं आगे के 3 पेजेस आज भेजूंगा। उनमें से ये जो टोटल 12 पेजेस हैं उनमें से मैं कहीं से भी कुछ भी पूछूंगा, सर। ठीक है? चलिए जी, कल सर आप मिलते हैं। रिटन टेस्ट ले लो, इससे नहीं अच्छा। नहीं, रिटर्न नहीं, कल ओरल होगा। चलिए अब मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है बेटा? नमस्ते सर। नमस्ते।